हाँ तो बच्चों, आज का टॉपिक है अपना आवेशों के मध्य आरोपित बल। आवेशों के मध्य आरोपित बल को वैद्युत बल कहते हैं और इस बल को कूलाम के नियम से ज्ञात किया जाता है। तो आज का टॉपिक कौन सा रहेगा? वैद्युत बल। वैद्युत बल, और वैद्युत बल को किससे ज्ञात किया जाता है बेटा? कूलाम के नियम से। तो इसे कूलाम का नियम भी कह देते हैं। वैद्युत बल से पहले जो हम कक्षा 11वीं के चैप्टर नंबर 6 में पढ़ के आ चुके होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, उसमें थोड़ा सा आपका ध्यान चाहूंगा। गुरुत्वाकर्षण बल होता है दो द्रव्यमानों के मध्य में, दो वस्तुएं जिनके द्रव्यमान मान लेते हैं m1 और क्या है m2। दोनों वस्तुएं किसी न किसी दूरी पर उपस्थित होंगी, तो इनके मध्य की दूरी को ले लिया जाए r। तो न्यूटन ने बताया कि लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो हम कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं वो क्या आता है? समानुपाती के रूप में लिखें तो द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, तो F समानुपाती क्या आ गया? m1 और m2, और मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो बटे में लिख दिया अपन ने r का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर मध्य की दूरी कितनी है? r। यहां पर समानुपाती को हटाया जाता था किससे? g से। तो g m1 m2 बटे r स्क्वायर, ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम होता था। यहां जो ये गुरुत्वाकर्षण बल लगा, ये सामान्य द्रव्यमान की वस्तुओं पर भी लगता है, आवेशों पर भी लगता है, लेकिन इतना कम मान का होता है कि हम इसे महसूस नहीं कर पाते। तो इस बल के मान को स्पेसिफाइड करने के लिए, निर्धारित करने के लिए कूलाम वैज्ञानिक ने अपना एक कथन दिया, अपना एक नियम दिया और बताया कि जो आवेशों के मध्य बल लगता है वो कौन सा बल होता है? वैद्युत बल होता है। और इस बल का मान कैसे ज्ञात किया जाएगा? कोई परिवर्तन नहीं है। यहां पर जो बल लग रहा है किसके ऊपर लग रहा है? द्रव्यमान के ऊपर। यहां पर जो बल लग रहा है किसके ऊपर लग रहा है? वो द्रव्यमान के ऊपर। अब इस द्रव्यमान को रिप्लेस कर दो, द्रव्यमान के स्थान पर आवेश को स्थानांतरित कर दो, यानी कि जहां पर द्रव्यमान लिखा गया है उसके स्थान पर क्या लिख दिया जाएगा? आवेश। यहां पर ध्यान रखा जाए, दोनों द्रव्यमान की वस्तुएं निश्चित दूरी पर होती थी, स्थिर अवस्था में होती थी, तो आवेश भी कौन सी अवस्था में होना चाहिए? स्थिर अवस्था में। तो अब यहां पर पॉइंट पे बात करें, वैद्युत बल। वैद्युत बल लगता है बेटा सबसे पहले बिंदु आवेशों पर। कैसे आवेशों पर? बिंदु आवेशों पर। तो वैद्युत बल के बारे में अब डिस्कस कर रहा हूं। दो आवेश मान लेते हैं, एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है अपने पास Q2। एक आवेश तो कौन सा हो गया? Q1, और दूसरा आवेश कौन सा हो गया अपने पास? Q2। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी मान लेते हैं कितनी है बेटा? r। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है? r। तो जिस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण का नियम था उसी प्रकार से किसका नियम है? कूलाम का नियम। उसी नियम की वही भाषा हम यहां पर काम में लेते हैं। तो उसी भाषा को काम में ले तो क्या होना चाहिए? दो आवेश कैसे हैं? बिंदु आवेश। और कैसे हैं दोनों के दोनों? स्थिर अवस्था में, गतिशील अवस्था में नहीं है। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान, यह पॉइंट नोट कर लेना, क्योंकि यहां पर जो बल लगता है वो आकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है, लेकिन जो ये गुरुत्वाकर्षण बल था ये केवल कौन सी प्रकृति का था? आकर्षण प्रकृति का। क्योंकि हम पहले बता चुके हैं आपको कि यदि आवेश समान प्रकृति के हों तो समान प्रकृति के आवेशों के मध्य हमेशा कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण। और असमान प्रकृति के आवेशों के मध्य कौन सा बल लगता है? आकर्षण। तो जो वैद्युत बल है इसकी प्रकृति आकर्षण भी हो सकती है और प्रतिकर्षण भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम वैद्युत बल के बारे में बात कर रहे हो। तो वैद्युत बल दो स्थिर बिंदु आवेश, दो आवेश मान लिए, एक का मान Q1 है और दूसरे का मान क्या है? Q2। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान, कौन सा बल है बेटा? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के परिमाण, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती। इसको कह देते हैं समीकरण नंबर 1। दोनों आवेशों
के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल का मान या लगने वाले वैद्युत प्रतिकर्षण बल का मान, तथा इस लगने वाले वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F समानुपाती क्या लिख देते हैं, 1/r²। व्युत्क्रमानुपाती और समानुपाती कैसे होता है, यदि दो राशियां एक दूसरे के साथ दोनों अंश में उपस्थित हों या दोनों के दोनों राशियां हर में उपस्थित हों, तो वो दोनों भौतिक राशियां एक दूसरे के समानुपाती होती हैं गणितीय रूप में देखा जाए तो। दूसरे रूप में कहें व्युत्क्रमानुपाती को, यदि एक राशि तो अंश में हो और दूसरी राशि कहां हो, हर में, या उल्टा कह दो इसका, एक राशि हर में हो और दूसरी राशि कहां हो, अंश में, तो वो कैसे होती है, व्युत्क्रमानुपाती। कोई भी एक भौतिक राशि अलग अलग रूप से समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती हो तो उसे एक साथ सम्मिलित रूप में लिख सकते हैं। तो यहां इसको कह देते हैं समीकरण नंबर 2, सम्मिलित रूप में लिख दें। कौन से रूप में लिखें बेटा, वो सम्मिलित रूप में। सम्मिलित रूप में लिखने पर, तो सम्मिलित रूप में लिखते ही F समानुपाती क्या आएगा, Q1 Q2/r²। F समानुपाती क्या हो गया, Q1 Q2/r²। इसका सीधा सा नियम बन गया कि लगने वाले दो आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब समानुपाती को तो हटाना पड़ेगा क्योंकि यहां अनुपातिक रूप से मान को बताया जा सकता है कि मान घटेगा या बढ़ेगा, क्योंकि वास्तविकता में मान में कितना परिवर्तन आएगा अगर समानुपाती लगा हुआ है तो उसको अभी नहीं बता सकते। तो समानुपाती को हटाते हैं, यहां समानुपाती को हटाते हैं के से। समानुपाती को किससे हटाते हैं, के से। तो K Q1 Q2/r²। तो आरोपित आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान कितना आ गया बेटा, F बराबर K Q1 Q2/r²। यहां जो ये K है, क्या है यहां पे K, ये K एक समानुपाती नियतांक है। कि किसके स्थान पे लिखाया गया बेटा, समानुपाती के चिन्ह के स्थान पे, तो इसको क्या बोल देते हैं, समानुपाती नियतांक। तो समानुपाती नियतांक हो गया K, तो इसका मान भी निर्धारित करना आवश्यक है कि K का मान कितना रहेगा। तो K के मान का निर्धारण किया जाता है, तो K के मान को लिखा जाता है K बराबर 1/4πε0। ε0, ये जो ε0 है यह निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है। तो पहले इसके बारे में वही बात कर रहे हैं। तो K का मान लिखा जाता है 1/4πε0 और जिसका मान होता है बेटा वो होता है 9 × 10⁹ जो ये समानुपाती नियतांक वैद्युत बल में काम में लिया है K एक समानुपाती नियतांक को इसकी जो वैल्यू होती है इक्वेशन के रूप में लिखे तो होती है 1/4πε0 और इसकी जो एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ और इसका जो मान निकाल के चलें मात्रक तो वो होता है बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब यहां पर ये तो K का मान हो गया। अब जो मैं लिख रहा हूं तथा इसी में जो ये ε0 लिखा इसे बोलते हैं अपन ε0। इसका जो मान होता है वो होता है 8.85 × 10⁻⁻12। ε0 का मान कितना होता है 8.85 × 10⁻⁻12 और इसका मात्रक आता है बेटा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर और इसे बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं इसको, निर्वात की विद्युतशीलता। इस प्रकार से सबसे पहले कूलम का नियम आया। तो कूलम के नियम के द्वारा अपन किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के मान को निर्धारित कर सकते हैं। और लगने वाले बल का मान कैसे निर्धारित किया जाता है इसको रिपीट कर देता हूं। लगने वाले बल का मान दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सम्मिलित रूप में लिख दिया। अब यहाँ दो आवेश मान के चल रहे हैं पहले Q1 और Q2 जिनके मध्य की दूरी कितनी है r। दोनों आवेशों के समानुपाती कर दिया गुणनफल के आरोपित बल का मान, व्युत्क्रमानुपाती कर दिया उसके मध्य की दूरी के वर्ग के
आरोपित बल का मान सम्मिलित रूप में लिखा तो F समानुपाती K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर आ गया और F बराबर हो गया K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इस प्रकार से सबसे पहले ये आ गया अपने पास वैद्युत आकर्षण बल, यहां या प्रतिकर्षण बल, वैद्युत आकर्षण बल या वैद्युत प्रतिकर्षण बल। यहां पर एक जो ये K लगाया गया समानुपाती के चिन्ह की जगह पर लगाया तो इसे बोलते हैं समानुपाती नियतांक। समानुपाती नियतांक K के मान को लिखा जाता है 1/4πε0। इसका जो मान होता है न्यूमेरिक वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। यहाँ जो ε0 लिखा गया है इससे वो इसका जो मान होता है वो होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसको बोलते हैं अपन निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं बेटा? निर्वात की विद्युतशीलता। तो ये अपना एक टॉपिक है सबसे पहले कूलम के नियम का। अब यहां पर जो बात आती है क्या कूलम का नियम परिवर्तित हो सकता है? जैसे हम गुरुत्वाकर्षण नियम में पढ़ के आते हैं, वो क्या होता है? एक सार्वत्रिक बल, सार्वभौमिक बल, हर जगह पर उपस्थित रहने वाला बल, परिभाषा में वही पढ़ते हैं। तो क्या जो ये आरोपित बल है वैद्युत बल, इसका मान हमेशा निश्चित रहेगा? इसका मान निश्चित नहीं रहेगा। तो जब यहां आरोपित बल का मान निश्चित नहीं रहेगा तो आरोपित बल का मान परिवर्तित हो सकता है, आवेशों के अनुसार परिवर्तित नहीं होगा। इसका मान परिवर्तित होता है K के अनुसार। तो K का मान परिवर्तित होता है, यानी कि समानुपाती नियतांक का मान परिवर्तित होता है। किसके अनुसार परिवर्तित होता है? माध्यम के अनुसार। क्योंकि मैं जो बल लेके चल रहा हूं ये किस में बोल के चल रहा हूं? निर्वात की विद्युतशीलता तो निर्वात में, लेकिन जब मैं माध्यम की विद्युतशीलता ले लूंगा तो आरोपित बल किस में आ जाएगा? माध्यम में। तो ये K का मान है, समानुपाती नियतांक है, इसका मान माध्यम की उपस्थिति के आधार पर परिवर्तित हो सकता है। ठीक बेटा, ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है इस चैप्टर में और इसके आगे भी इन्हीं अन्य चैप्टरों में। आगे वाला टॉपिक, आगे एक टॉपिक आता है अपने पास पैरावैद्युतांक। क्योंकि हमने अभी पिछले वाले टॉपिक में देखा निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता को परिवर्तित किया जा सकता है माध्यम के अनुसार। सॉरी, निर्वात की विद्युतशीलता परिवर्तित नहीं होगी, लेकिन हाँ। तो अगला टॉपिक है पैरावैद्युतांक। अभी पिछले वाले टॉपिक में हमने देखा निर्वात की विद्युतशीलता कहाँ मिली जाती है। निर्वात की विद्युतशीलता तो निश्चित है, लेकिन यदि आवेशों को निर्वात से उठा करके माध्यम में रख दिया जाए तो निर्वात की विद्युतशीलता के स्थान पर किसकी आएगी? माध्यम की विद्युतशीलता। अब उसी के आधार पर एक भौतिक राशि उत्पन्न की जाती है, उसे बोलते हैं पैरावैद्युतांक। हाँ, तो अब अपना अगला टॉपिक है पैरावैद्युतांक। पैरावैद्युतांक क्या होता है? पैरावैद्युतांक को आपेक्षित विद्युतशीलता भी कह देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? आपेक्षित विद्युतशीलता। तो पैरावैद्युतांक या आपेक्षित विद्युतशीलता क्या होती है, यहीं पे ये सबसे पहले रहेगा। तो बेटा क्या है, जब आवेशों को निर्वात में रखा जाता है तो उनके मध्य में आरोपित बल रहेगा। आरोपित बल का मान निर्वात में अधिक रहता है। और जब उन्हीं आवेशों को निर्वात से उठाकर के कहां पर रख दिया जाए? किसी भी माध्यम में, तो आरोपित बल का मान थोड़ा सा कम हो जाता है। क्यों रहेगा? क्योंकि माध्यम के कण आवेशों के मध्य आरोपित बल के मान में कुछ ना कुछ तो अवरोध उत्पन्न करेंगे, कुछ ना कुछ तो बाधा उत्पन्न करेंगे। तो इस चीज के लिए यहां स्पेसिफाई किया जाता है, निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा? पैरावैद्युतांक के द्वारा। तो पैरावैद्युतांक क्या है? पैरावैद्युतांक सीधा सा है बेटा, जब आवेश निर्वात में उपस्थित हो, पहले किस में उपस्थित हो? वो निर्वात में, तो आरोपित बल का मान कैसा रहेगा? अधिक रहेगा। और जब आवेशों को निर्वात से उठाकर के किस में रख दिया जाता है? माध्यम में, तो आरोपित बल का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब निर्वात में है तो बल का मान अधिक है और माध्यम में रख दिया जाएगा, बल का मान कम हो जाएगा। अब कम जब मान रहेगा तो निर्वात के बल के मान में माध्यम के बल के मान का क्या दे दिया जाए? भाग। यानी कि निर्वात में आरोपित बल का मान और माध्यम में आरोपित बल का मान क्या ले लिया जाए? अनुपातिक रूप में। तो इन दोनों का अनुपात ही पैरावैद्युतांक कहलाता है। तो पैरावैद्युतांक का एक सूत्र बनाना चाहें तो पैरावैद्युतांक क्या बन गया? देखो,
पैरावैद्युतांक, तो ऊपर तो क्या आ जाएगा बेटा, निर्वात में आवेशों के मध्य बल, और नीचे अनुपात किसके साथ निकाल रहा हूं, माध्यम के साथ, तो क्या लिख देंगे, माध्यम में आवेशों के मध्य बल। तो पैरावैद्युतांक की परिभाषा आती है, क्या आती है, निर्वात में आवेशों के मध्य बल और माध्यम में आवेशों के मध्य बल का अनुपात क्या कहलाता है अपने पास, पैरावैद्युतांक। निर्वात में आवेशों के मध्य बल और माध्यम में आवेशों के मध्य बल अलग अलग प्राप्त होते हैं। अब एक यहां से बात आती है बेटा, रिप्रेजेंट किससे करेंगे पैरावैद्युतांक, तो इसके लिए बता दूं, दो अलग अलग प्रतीक काम में लिए जाते हैं। एक कई जगह पे तो के काम में लिया जाता है और कई जगह पे एप्सिलॉन, जो हमने अभी लिया था निर्वात की विद्युतशीलता के स्थान पे, तो वो तो एप्सिलॉन 0 था, यहां पर हम एप्सिलॉन आर लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, एप्सिलॉन आर। तो जो अपनी राजस्थान बोर्ड की किताब चलती है उसमें तो एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित किया गया है, और एनसीईआरटी की किताब चलती है उसमें किससे प्रदर्शित किया गया, इसको के से। तो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है इसके दो। अब यहां पर पैरावैद्युतांक को एप्सिलॉन आर या किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, के से। निर्वात में आरोपित बल को क्या लिख दिया जाए, एफ, और माध्यम में आरोपित बल को क्या लिख दिया जाए, एफ एम। एफ तो निर्वात के लिए लिख दिया और माध्यम के लिए क्या लिख दिया, एफ एम, फोर्स इन मीडियम, माध्यम में आरोपित बल, इसको कह देते हैं समीकरण नंबर 1। अब मुझे निर्वात में बल लेना है और माध्यम में बल लेना है, दोनों का मान यहां पर रख देना है। अब उसके बाद जो भी मान रखने के बाद कटेगा, जो कट जाएगा और बचेगा वो उत्तर आ जाएगा। अब यहां पर बात करके चलते हैं, दो आवेश मान लिया अपन ने, दो आवेशों कौन कौन से मान लेते हैं, Q1 और Q2 को r दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर स्थित कर दिए जाए, स्थित करने पर निर्वात में आरोपित बल का मान, स्थित करने पर निर्वात में आरोपित बल का मान। निर्वात में आरोपित बल का मान क्या होता है बेटा, अपने पास पढ़ के आए अपन अभी, F बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। F बराबर क्या होता है, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। जो के का मान लिखा जाता है वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और इनटू में क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, और समीकरण नंबर क्या कह देते हैं इसको, 2। निर्वात में आरोपित बल हो गया, दो आवेश Q1 और Q2 आर दूरी पर स्थित हैं। अब इसी के द्वारा निर्वात के बाद किस में रख दिया जाए इनको, माध्यम में, तथा माध्यम में किस में रख दिया जाए, माध्यम में आरोपित बल का मान क्या आएगा, माध्यम में आरोपित बल का मान क्या आएगा, देखो बेटा। अब देखो यहां पे जो निर्वात के मान को तो लिखा गया था, किससे लिखा गया था, एफ से। माध्यम के बल को किससे लिख देते हैं, एफ एम से। माध्यम के बल को किससे लिख देते हैं, एफ एम से। तो ये क्या हो जाएगा, के तो किसके लिए रिप्रेजेंट किया गया है अपने पास, निर्वात के लिए। अब यहाँ के नहीं लिखेंगे, क्या लिख दिया जाएगा इसकी जगह पर, के एम। माध्यम के लिए के एम Q1 Q2 और बटे में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, के एम Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब जो के एम है, के एम का मान क्या लिखा जाएगा, 1/4 पाई तो रहेगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। परिवर्तित किसका मान होना है अपने पास, निर्वात की विद्युतशीलता के स्थान पर किसका मान रख दिया जाएगा, माध्यम की विद्युतशीलता का। और माध्यम की विद्युतशीलता को रिप्रेजेंट करते हैं किससे बेटा, एप्सिलॉन से। वहां पे जो 0 रिप्रेजेंट किया जाता है, 0 रिप्रेजेंट किया जाता है माध्यम, वो निर्वात के लिए, निर्वात के 0 को हटा दिया जाए तो अभी ये विद्युतशीलता किसकी बन जाती है, माध्यम की। तो ये माध्यम की विद्युतशीलता आ गई। समीकरण नंबर क्या कह देते हैं इसको, 3। अब समीकरण नंबर किस में मान रख देते बेटा, 1 में, किससे, तो वह 3 से क्या कर दिया जाए, मान रखने पर। तो मान रखते देखो क्या आएगा अपने पास, यहां के या एप्सिलॉन आर का मान जो आएगा, देखो क्या आएगा, इधर मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूं। के एप्सिलॉन आर का मान क्या आएगा, के एप्सिलॉन आर बराबर, मैं एक साथ ही वैल्यू को कट करूंगा तो मान के आगे देखो अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो ये रहेगा, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में
Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, बटे में क्या आ चुका है 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू में Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। देखो ये पूरी वैल्यू कट चुकी है, ये 4 पाई से 4 पाई कट चुका है, तो K या एप्सिलॉन आर का मान क्या आ गया 1/एप्सिलॉन 0 बटे 1/एप्सिलॉन, ये माना गया। उल्टा करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो K का मान क्या आ गया एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0, या इसको एप्सिलॉन आर लिख देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो मान आता है ये आता है परावैद्युतांक का। तो परावैद्युतांक का मान क्या आ गया, क्या है ये माध्यम की विद्युतशीलता, और नीचे किसकी आ रही है निर्वात की विद्युतशीलता। ध्यान रखो बल किसका लिया था निर्वात का बल, और नीचे किसका था माध्यम का, और विद्युतशीलता के रूप में क्या आ गया निर्वात की विद्युतशीलता ऊपर आ गई और माध्यम की विद्युतशीलता, उल्टा बोल गया, माध्यम की विद्युतशीलता ऊपर आ गई और निर्वात की विद्युतशीलता नीचे आ गई। तो यहां में परावैद्युतांक का एक मान आया। परावैद्युतांक किस प्रकार से निर्धारित किया गया याद रख लेना फिर से। अगर मैं बल के रूप में लूं तो निर्वात में आरोपित बल ऊपर रहेगा, माध्यम में आरोपित बल नीचे रहेगा। बल के रूप में निर्वात में आरोपित बल का मान, और अनुपातिक रूप में निकालेंगे तो माध्यम में आरोपित बल का मान क्या आएगा बटे में आएगा, क्योंकि अनुपात निकाला जाता है निर्वात के और माध्यम के बल का। और जब इसको हम विद्युतशीलता के रूप में लेते हैं, किसके रूप में लेते हैं विद्युतशीलता के रूप में, तो विद्युतशीलता में उल्टा हो जाता है। विद्युतशीलता में क्या हो गया माध्यम की विद्युतशीलता ऊपर आ जाती है, ऊपर किसकी आ जाती है माध्यम की विद्युतशीलता, और नीचे किसकी आ जाती है निर्वात की विद्युतशीलता। माध्यम में आरोपित बल का मान, माध्यम में आरोपित बल, माध्यम में आरोपित बल का मान देखो हम पहले पढ़ चुके हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जब आवेशों को निर्वात में रखा जाता है तो आरोपित बल का मान अधिक होगा, और जब आवेशों को निर्वात से उठा करके किसी भी माध्यम में रख दिया जाता है तो आरोपित बल का मान परिवर्तित हो जाएगा माध्यम की विद्युतशीलता के अनुसार। तो निर्वात से उठा करके आवेशों को कहां रख दिया गया है माध्यम में, तो अब बल का मान कितना हो जाएगा बल तो परिवर्तित होगा। तो मान परिवर्तित जो बल का मान आ रहा है वो मान कितना आएगा इस जगह पर अपन सबसे पहले बात करें। तो माध्यम में आरोपित बल का मान मैं दो आवेश मान के चल रहा हूं, एक आवेश का मान है Q1 और एक आवेश का मान क्या है Q2। दो आवेश जिनके परिमाण क्रम से क्या क्या है Q1 और Q2, और दोनों आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर उपस्थित हैं r दूरी पर। दो आवेश जिनके परिमाण कितने हैं Q1 और Q2 कितनी दूरी पर उपस्थित हैं r दूरी पर। तो दोनों आवेशों के मध्य दोनों आवेशों के मध्य आरोपित बल का मान कूलाम के नियम के अनुसार, चूंकि दोनों आवेश माध्यम में उपस्थित हैं तो आरोपित बल के मान को क्या लिखा जाएगा Fm। आरोपित बल के मान को क्या लिखा जाएगा Fm। तो आरोपित बल का मान Fm बराबर क्या हो गया Km Q1 Q2 और बटे में क्या आ गया r स्क्वायर, Km Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। और Fm Km का मान लिखें तो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू में क्या आ गया अपने पास Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। ये मान आ गया। ये किस में मान आ जाता है अपने पास माध्यम में आरोपित बल का मान, किसमें मान आ जाता है माध्यम में आरोपित बल का मान। अब मैं यहीं के यही कह देता हूं परावैद्युतांक से, किससे बेटा हो परावैद्युतांक से, क्योंकि मैं तुलना करूंगा माध्यम में आरोपित बल के साथ जो मान आ रहा है इस मान की निर्वात में आरोपित बल के मान के साथ। तो परावैद्युतांक, परावैद्युतांक क्या आता है बेटा माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, और बटे बटे में किसका मान आएगा निर्वात की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता और बटे में किसका मान आ जाएगा निर्वात की विद्युतशीलता। अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो परावैद्युतांक एप्सिलॉन r का मान निर्वात की विद्युतशीलता और माध्यम की विद्युतशीलता में माध्यम की विद्युतशीलता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन से, और बटे में क्या आ जाएगा एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन का मान चाहिए तो एप्सिलॉन का मान क्या आ गया एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं जो माध्यम आरोपित बल लिया है समीकरण 1 में मान रखने पर।
समीकरण 1 में क्या रख दिया जाए बेटा, मान रख दिया जाए। तो मान रखने पर समीकरण 1 में मान रखते देखो क्या आएगा, एफ एम बराबर क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन, और क्या आएगा यहाँ पे आर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर, और इनटू में क्या हो गया अपने पास Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। एप्सिलॉन आर के अतिरिक्त संपूर्ण वैल्यू को मैं एक साथ लिख देता हूं। तो मैं एफ एम का मान क्या लिख रहा हूं, देखो एफ एम बराबर हो गया 1/एप्सिलॉन आर, ये तो मैंने एक साथ लिख दिया, इनटू में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और इनटू में क्या आ गया Q1 Q2, और बटे में क्या आ गया आर स्क्वायर, ये माना गया। मैं यही के कह रहा हूं, यदि ये दोनों आवेश जो Q1 और Q2 आवेश है निर्वात में ना रख करके कहां पर रखे गए, माध्यम में, इनको मैं माध्यम में ना रख करके कहां पर रखूं, निर्वात में, तो आरोपित बल का मान तो परिवर्तित हो जाएगा भाई। अभी जो मैं इन आवेशों को रख रहा हूं वो तो कहां पे रख के चल रहा हूं, माध्यम में। माध्यम में बल का मान मुझे निकालना है। अब मैं दूसरी स्थिति में मान के चल रहा हूं, मैं माध्यम में बल नहीं ले रहा, मैं ये कह रहा हूं कि माध्यम में बल ना लेकर के मैं किस बल के मान को कहां रखना चाहता हूं, निर्वात में। तो दोनों आवेशों को मध्य लिख सकता हूं, Q1 और Q2 आवेश के मध्य आर दूरी होने पर निर्वात में आरोपित बल का मान निर्वात में आरोपित बल का मान F बराबर क्या आता है बेटा, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। F बराबर क्या आता है, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब इस F के मान में K के मान को रख दो, तो K का मान क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इंटू में क्या आ गया Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। समीकरण नंबर क्या कह देते हैं इसको अपन बेटा, यहाँ पे चाहे रहने तो समीकरण नहीं है, इसको समीकरण नंबर 2 कह देते हैं, और यहाँ पे समीकरण नंबर क्या कह देते हैं इसको 3। अब समीकरण 2 और 3 की तुलना की जाए, किस किस की तुलना की जाए, समीकरण 2 की और समीकरण 3 की। तो देखो ये जो वैल्यू आ रही है पीछे वाली, ये पूरी वैल्यू क्या आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। किसका मान हो गया, निर्वात में आरोपित बल का मान। किसका मान हो गया, निर्वात में आरोपित बल का मान। तो समीकरण नंबर 3 से मान किस में रख देते हैं, 2 में, या 2 में समीकरण 3 से मान रखें तो लिख देता हूं मैं समीकरण किस किस से, 2 व 3 से, 2 और 3 से काम में लिया, तो एफ एम बराबर क्या आ गया बेटा, ये पूरे मान की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा एफ। एफ मतलब किसका मान है, ये माध्यम में आरोपित बल नहीं है, निर्वात में आरोपित बल का मान है। तो एफ का मान आ गया, किसका मान आ गया एफ। एफ यानी क्या आ गया, माध्यम में नहीं है, किसमें है ये, निर्वात में आरोपित बल, और अपन निकाल किसमें रहे, माध्यम में आरोपित बल का मान, और बटे क्योंकि यहाँ पर 1/एप्सिलॉन आर है, तो बटे में क्या आ जाएगा एप्सिलॉन आर। तो ये क्या हो जाता है अपने पास, माध्यम में आरोपित बल का मान। तो एफ एम का मान आ गया अपने पास, माध्यम आरोपित बल का मान जो निकालें, यहां लिख सकता हूं माध्यम का बल बराबर निर्वात का बल, और बटे में क्या लिख सकता हूं बेटा, परावैद्युतांक। तो इस प्रकार से निर्वात और माध्यम दोनों के बलों का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने जो देखें इन टॉपिकों पे राजस्थान बोर्ड की किताब में न्यूमेरिकल भी हैं, वो करके देख सकते हैं। अगर किसी बच्चे से कोई न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखे, समझ में नहीं आ रहा है तो लिखे, उसको मैं सॉल्व करके अगले वीडियो में भेज दूंगा। और वापस से इस वीडियो को जब आप देखते हो तो इसको लाइक किया करो, शेयर किया करो और सब्सक्राइब भी किया करो, ये जरूरी है, जिससे कि केवल हम नहीं सभी के सभी बच्चे इसका उपयोग कर सके। इससे जो ये अभी हम घर पे रुके हुए हैं, क्योंकि घर पे कोई टीचर तो उपस्थित है नहीं, क्लास अपनी चल नहीं रही है, तो घर पे उपस्थित जब रहेंगे, घर पे रुके रहेंगे, तो वहां पर इन वीडियो के द्वारा थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करेंगे, और साथ साथ अपन जो राजस्थान बोर्ड की किताब है उसको काम में लेंगे, क्योंकि हमें जो पेपर देना है वो राजस्थान बोर्ड के देना है, या किसी भी बोर्ड की किताब को हम काम में लेंगे तो वहां
हमारे समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ठीक बेटा, आज के लिए इतना काफ़ी है।